हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग उड़ान बैच के अंदर एक चैप्टर शुरू कर चुके थे जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आपको बता दूं, पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर है डिसोल्यूशन। ध्यान से अच्छे से समझना। मैंने पार्ट 1 के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कराया। मैंने एक भी क्वेश्चन आपको नहीं कराए थे। थ्योरी पढ़ाई, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिनसे आपको पता चल सके एप्लीकेशन उन कॉन्सेप्ट का जो आपने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्ट नंबर 2। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक थियोरी है, मैं वो भी आपको बताऊंगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो सबसे पहले, जब कोई भी बिजनेस बंद होता है तो हमें सारे के सारे एसेट्स को बेचना पड़ता है और एक एक करके सारे की सारी लायबिलिटी को पेमेंट करनी पड़ती है। बट ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा, ध्यान से अच्छे से समझना क्लास। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि सारे पार्टनर्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप ना बचना और बिजनेस का बंद हो जाना। इस कंटेक्स्ट में यह ध्यान रखना है कि अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, द फॉलोइंग रूल इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 48 क्या कहता है कि जब हमारे पास सारे एसेट्स को बेचने के बाद पैसा आएगा तो हम पैसा किस तरीके से पे करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्लास। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास पैसा आएगा उससे हम थर्ड पार्टी को पे करेंगे। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं कुछ बातें। कहाँ लिखा गया है क्लास, सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। और जो पेमेंट होगी वो सबसे पहले किसको होगी, थर्ड पार्टी, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, वेंडर्स, बाहर वालों को सबसे पहले आप पे करोगे। उसके बाद इन पेइंग टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनली दैट इज ड्यू टू हिम और हर फॉर एडवांसेस ऑफ द डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स लोन। तो पहली पेमेंट होगी थर्ड पार्टी को, दूसरी पेमेंट होगी पार्टनर्स लोन, यानी कि पार्टनर का जो लोन है आप उसकी पेमेंट करोगे। उसके बाद इन पेइंग टू ईच पार्टनर, हर पार्टनर को प्रोपोर्शनेटली पे करेंगे व्हाट इज ड्यू टू हिम और अकाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब कि उसके बाद कैपिटल का पैसा, तो पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखो सेक्शन 48 ऑर्डर ऑफ पेमेंट। सबसे पहला किसको, आउटसाइड लायबिलिटी यानी कि थर्ड पार्टी को, फिर पार्टनर के खुद के लोन को, उसके बाद कैपिटल, और लास्ट में जो भी रेजिड्यू यानी जो भी बचेगा वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी कि लास्ट में है प्रॉफिट। शॉर्ट में आप कह लो रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, रेजिड्यू प्रॉफिट यानी रिमेनिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी, फिर पार्टनर का सेल्फ लोन, फिर कैपिटल, फिर अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स का प्रॉफिट जो है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट बिल्कुल भी मत भूलना, राइट। अच्छा, दो बातें और हैं, एक है प्राइवेट डेट, एक है फर्म डेट। मैं आपको इन शॉर्ट सारी की सारी कहानी समझा देता हूं इसकी, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले प्राइवेट डेट होता क्या है। आप मान लो मैं और आप, ठीक है, या आप और मैं पार्टनर्स हैं, तो हम दोनों तो पार्टनर हो गए। अब मैंने अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से उधार ले लिया कि मुझे गाड़ी खरीदनी थी। मैंने कहा भैया मुझे एक अच्छी लग्जरी कार खरीदनी है, तो मुझे अपने पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से उधार ले लिया। उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। दिस डेट इज कॉल्ड प्राइवेट डेट, ठीक है। अच्छा, अब हम दोनों ने मिलके बैंक से लोन ले लिया कि हमें अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनानी है, नया ऑफिस बनाना, इसके लिए हमने लोन ले लिया। दिस इज कॉल्ड फर्म डेट। तो फर्म डेट का मतलब क्या है, जिसका बोझ सारे पार्टनर्स पे आएगा। प्राइवेट डेट मतलब तुमने फर्म से हटके, तुम्हारी प्राइवेट जिंदगी जो है, प्राइवेट जो रिलेशनशिप्स है उनसे तुमने जो है वो लोन ले लिया, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट डेट। अब ध्यान रखना, सेक्शन 49 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से 12th में बहुत सारे सेक्शंस नहीं आते लेकिन सीयूईटी में आ सकते हैं, तो मैं अभी से आपकी हैबिट डाल के चल रहा हूं, मुझे अल्टीमेटली आपको अच्छा कॉलेज दिलाना है। तो ये दो बातें सेक्शन 49 कहता है। सबसे पहला, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्ट द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म। तो अगर मान लो कि फर्म के डेट की मैं पेमेंट नहीं कर पाया, ध्यान से समझना, फर्म डेट मतलब बिजनेस का डेट, प्राइवेट डेट मतलब किसी भी कंसर्न पार्टनर का खुद का उधार। अगर फर्म का डेट ज्यादा है और फर्म की पेमेंट में नहीं कर पाया तो सबसे पहले फर्म की एसेट्स को बेची जाएंगी। फर्म की एसेट्स को बेचने के बाद
फर्म की डेट की पहले पेमेंट की जाएगी। तो ध्यान रखना, फर्म की एसेट को अगर बेचेंगे तो फर्म के डेट की पेमेंट सबसे पहले करेंगे। मेरी बात समझ आई? फर्म की एसेट्स को बेच के सबसे पहले फर्म की डेट की पेमेंट की जाएगी। फर्म का डेट पे हो गया, कुछ पैसा बच गया तो कंसर्न पार्टनर अपने अपने घर ले जाएंगे। अगर फर्म की डेट ज्यादा है और तुम्हारे फर्म की एसेट्स कम पड़ रही है, फिर तुम्हें प्राइवेटली भी लेके आना पड़ेगा कुछ। अब प्राइवेटली कितना लेके आना है, मेरी बात ध्यान समझना। प्राइवेट डेट की पेमेंट सबसे पहले करोगे प्राइवेट प्रॉपर्टी से। देखो, फर्म डेट की पेमेंट होगी फर्म की प्रॉपर्टी से, प्राइवेट डेट की पेमेंट होगी प्राइवेट प्रॉपर्टी से। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहानी सुनाता हूं। ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है 50 लाख का। दिस इज कॉल्ड फर्म डेट, राइट, दिस इज कॉल्ड फर्म डेट। ए का जो प्राइवेट डेट है वो मान लेते हैं 20 लाख रुपए का है, और ए का जो प्राइवेट एसेट है वो मान लेते हैं 40 लाख रुपए का। ठीक है। अब बी का कोई प्राइवेट डेट नहीं है, पर बी की प्राइवेट एसेट्स है, उसके भी बी के भी प्राइवेट एसेट्स है। मैं मान लेता हूं उसकी भी प्राइवेट एसेट कितने की है, 40 लाख की। ओके, तो बी की प्राइवेट एसेट 40 लाख की है, ए की प्राइवेट एसेट 40 लाख की है, लेकिन ए ने अपने गाड़ी खरीदने के लिए प्राइवेट डेट भी लिया हुआ था 20 लाख रुपए का, और बैंक का लोन जो फॉर्म का डेट है 50 लाख रुपए का। अब हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैंक के लोन की पेमेंट करेंगे। तो बैंक की लोन की पेमेंट करने के लिए मान लो हमारे पास फर्म की जो एसेट है, कुछ फर्म की एसेट भी होगी, कुछ फर्म की एसेट्स भी है, वो मान लेते हैं आपका 25 लाख रुपए की फर्म की एसेट है, 30 लाख मान लेते हैं। 30 लाख रुपए जो है वो फर्म की एसेट है। तो सबसे पहले फर्म की एसेट को बेचेंगे फर्म की डेट को पेमेंट करने के लिए। एसेट बेच दिया 30 लाख का, अभी भी 20 लाख रुपए जो है वो कम पड़ रहा है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अभी भी 20 लाख रुपए कम पड़ रहा है। तो सबसे पहले फर्म की एसेट को बेचेंगे और फर्म की डेट को पे करेंगे, राइट। अब ए और बी कहते हैं ठीक है जी 20 लाख बच रहा है, हम दोनों घर से 10-10 लाख रुपए ले आते हैं, राइट। लेकिन ए क्या करेगा, जाके प्राइवेट एसेट को बेच के पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट करेगा, फिर जो पैसे बचेंगे वही आपके बिजनेस में लेकर आएगा। यानी फर्म की डेट के लिए सबसे पहले फर्म की एसेट बेचा जाएगा, उससे जो पैसा आएगा पहले फर्म की डेट की पेमेंट की जाएगी, कुछ बचेगा तो पार्टनर अपने घर ले जाएंगे। उसी तरीके से प्राइवेट डेट की पेमेंट पहले प्राइवेट एसेट को बेच के की जाएगी, प्राइवेट डेट की पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पार्टनर के पास बचता है तो वो बिजनेस में लेकर आएगा फर्म की डेट पे करने के लिए। ये बात आप ध्यान रखना। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उनको सब कुछ घर बार बेचना पड़ेगा। हाँ, बेचना पड़ सकता है, लेकिन वो बिजनेस में उस पैसे को लेके नहीं जाएंगे। पहले पड़ोसी का, रिश्तेदार का लोन रीपे करेंगे, उसके बाद वो बिजनेस में लेके जाएंगे। तो यहां पे एक लूप होल भी निकल गया। यहां पे कोई पार्टनर तेज बन सकता है, चालाकी दिखा सकता है कि अपने दोस्त से कह देगा भाई मैंने तुझसे लोन लिया था, मैं प्राइवेट एसेट को बेच रहा हूं और मैं तेरे लोन की पेमेंट कर देता हूं, जबकि उसने दोस्त से कुछ लिया ही नहीं है। लेकिन ऐसा झूठा मूठा दिखा दे कि मैंने तुमसे लोन लिया हुआ है, अब प्राइवेट डेट की पेमेंट कर दे, दोस्त को पैसे दे दे, बाद में ले लेगा वो, और बिजनेस में कुछ भी लेकर ना जाए। तो आप ध्यान रखना। तो कुल मिला के कंक्लूजन सिर्फ यही है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसको बेच के सबसे पहले फर्म की डेट की पेमेंट की जाएगी, फिर कुछ बचा तो पार्टनर अपने घर ले जाएंगे और फिर उससे वो प्राइवेट डेट की पेमेंट करें, उस पैसे को आग लगाएं, हमें लेना देना नहीं है। उसी तरीके से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सबसे पहले बेचेंगे और प्राइवेट डेट की पेमेंट करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो बिजनेस में लेके आएंगे और उससे वो फर्म की डेट की पेमेंट करेंगे। नहीं होगा तो फिर इंसॉल्वेंसी आएगी, लेकिन पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट प्राइवेट एसेट से की जाएगी। तो अगर आपने पड़ोसी से लोन ले रखा है तो घर बार बेच के पहले पड़ोसी के लोन का चुकता करो, तब जाके बिजनेस में लेकर जाना। इतनी सी बात आप ध्यान रखना। ओके, चलो, तो हमने सारी थ्योरी कर ली, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अंकुश और विशाल दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/8 और 5/8। 31 मार्च 2025 को इनकी बैलेंस शीट में कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉय प्रिंसिपल, लैंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर और कैश और बैंक। और ये कुछ पॉइंट है, आपको बोला है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ। मैं आपको बता देता हूं, पेपर में ये चीजें 90% चांस है नहीं पूछा जाता, एक ही अकाउंट पूछा जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि इतना कुछ पूछेंगे तो सवाल 8 नंबर का बन जाएगा, तो ये 4 नंबर में खाली रियलाइजेशन अकाउंट पूछ लेते हैं, या काफी बड़ा रियलाइजेशन अकाउंट अगर है
तो ये साथ में रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं और आपको खाली एंट्री या रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है। बट क्योंकि मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तो मैं तुम्हें आज तीनों अकाउंट बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले आप 12 से 13 लाइन में एक फॉर्मेट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा बनाओ। आपको पता है लेजर अकाउंट है तो ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन दो पार्टनर्स है अंकुश विशाल, दो कैपिटल अकाउंट बनाओ 5-6 लाइन में, और 5-6 लाइन में एक बैंक अकाउंट बनाओ। इतना सबसे पहले बनाना है। मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूं डिसोल्यूशन का, तो ध्यान से अच्छे से कॉपी में नोट करते चले जाना। सबसे पहले पूरा फॉर्मेट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देन बैंक अकाउंट। और मैं तुमको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट मैच होगा। अगर ये मैच होता है समझ लो तो ही सही है, ठीक है, अदरवाइज कुछ ना कुछ आपने क्वेश्चन में गड़बड़ी कर रखी है, राइट। तो सबसे पहला काम आपने फॉर्मेट बना लिया। अब आपको बैलेंस शीट खाली करनी, कॉपी में स्टेप्स लिख लो। सबसे पहला काम तो फॉर्मेट बना लेना है, रियलाइजेशन अकाउंट का भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी और बैंक अकाउंट का भी। और अब तुम्हें बैलेंस शीट को खाली करनी है, नहीं बैलेंस शीट का हर एक आइटम कहीं ना कहीं भेजना है। तो अंकुश का कैपिटल है 9 लाख, विशाल का है 15 लाख। अंकुश का है 9 लाख, विशाल का है 15 लाख, ठीक है, अंकुश है ये, ठीक है, अंकुश का है 9 लाख, विशाल का है 15 लाख। तो लिखो बाई बैलेंस बीडी 9 लाख अंकुश का, 15 लाख विशाल का, कैपिटल अकाउंट में जाएगा ऑब्वियसली ये, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका 9 लाख 15 लाख। अब क्रेडिटर्स और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये दो चीजें हैं, ये रियलाइजेशन में जाएंगी। बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज की हेडिंग बनाना, ठीक है, और फिर इसमें दो चीजें लिखना, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एम्प्लॉइज का जो पैसा होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो कितना अमाउंट है, क्रेडिटर्स है 537 और 63, 5,37,000 और 63,000। फिलहाल ये दो ही इसमें है। अच्छा ये साइड पूरी खत्म हो गई है, हमने बैलेंस शीट खाली करनी है, हमने ये साइड पूरा खत्म कर दिया। इधर लैंड बिल्डिंग मशीन डेटर, कैश एट बैंक, कैश का ओपनिंग बनेगा 2,34,000, तो ये रहा कैश अकाउंट 2,34,000, टू बैलेंस बीडी, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, कैश एट बैंक यानी बैंक बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। अब जितनी भी एसेट्स है सारी यहां उतार दो, इनको छोड़ के। आपको पता है ये चीज मैंने आपको सिखाई दिया था पहले ही कि कैसे क्या क्या चीजें कहां जाती है। तो कैपिटल बांटने वाले सारे के सारे आइटम कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बैंक का बैंक अकाउंट में जाएगा, पार्टनर का लोन अगर है कोई तो पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, पार्टनर के लोन का सारा ट्रीटमेंट ए टू जेड हर एक चीज कवर होगी, कुछ नहीं छूटेगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे करा रहा हूं वैसे ही करो। तो मुझे बताओ पहला स्टेप क्लियर हो गया, आपने सबसे पहले क्या करा, हर एक चीज को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब लैंड बिल्डिंग मशीनरी और डेटर ये तीन बचा हुआ है, तो लैंड बिल्डिंग यहां लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मशीनरी और डेटर्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 12 लाख, 9 लाख, 6,66,000, 12 लाख, 9 लाख, 6,66,000। देखो आपने बैलेंस शीट खाली कर दी, बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेज दिया। ये तुम्हारा पहला स्टेप है, लिख लो इसको कॉपी में। ये काम तुम्हें हर क्वेश्चन में करना ही करना है। रियलाइजेशन अकाउंट में जो चीज जाएगी रियलाइजेशन में, जो कैपिटल में जाएगा वो कैपिटल में, जो बैलेंस शीट में, जो बैंक में जाएगा वो बैंक में। 5,37,000 प्लस 63, ये टोटल आ गया 6 लाख रुपए, और इसकी टोटलिंग है 12 प्लस 9 666,000, 12 लाख, 12 9 21, 21 27, 27,66,000। लो हमने पूरा का पूरा बैलेंस शीट खाली कर दिया। सबसे पहला काम तो पहले फॉर्मेट बनाओ, बैलेंस शीट खाली करो। अब एडिशनल पॉइंट पे आ जाओ। तो सबसे पहला लैंड बिल्डिंग लाइस 12,90,000, वो था कितने का मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी एसेट अगर बिकेगा तो हम लिखेंगे बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। क्या बिक रहा है बताओ, हेडिंग डाल के, लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, 12,90,000। वो था कितने का भैया, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, बिका कितने का है, 12,90,000 का। अब यहाँ पे जो बच्चे थोड़ा समझदार हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उनके मन में, जिनको क्यूरियोसिटी होती है जानने की चीज़ों को, उनके मन में सवाल आएगा, सर
12 लाख के एसेट्स को 12,90,000 में बेचा, 12 लाख के एसेट को 1290 में बेचा, तो 90,000 का फायदा हो गया। हम उसको कहीं दिखाएंगे नहीं, सिर्फ उतने का दिखाएंगे जितने का बिक रहा है, तो थोड़ा इनजस्टिस से हो गया। फायदा घाटा तो हमें अकाउंट्स में दिखाना चाहिए, बट अब वो दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, बट आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि वो चीज़ इसमें ऑटो एडजस्टेड है। ऑटो एडजस्टेड मतलब अपने आप, जैसे कुछ ऑटो एसी होता है ना, टेम्परेचर एसी अपने आप से सेट कर देता है, गर्मी है तो ठंडा कर देगा, ठंडा है तो नॉर्मल रखेगा, या जो भी है। तो उसी तरीके से क्लास ये ऑटो एडजस्टेड, इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट है, आपको कुछ नहीं करना, आपको दिमाग नहीं लगाना। लैंड बिल्डिंग इधर कितना है 12 लाख, इधर कितना है 12,90। एक बात बताओ, डेबिट है 12 लाख, क्रेडिट है 12,90, 12 से 12 कट गया, इधर 90,000 बच गया ना, वही तो फायदा है, वही तो क्रेडिट है। फायदा तो क्रेडिट में दिखाते हैं। और रिलेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, बताया था नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, घाटा फायदा दिखाया जाता है इसमें, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम। तो इधर तुमने 12 दिखाया है, इधर 12,90 दिखाया है, इसका मतलब इधर साइड 90 ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट साइड ज्यादा है, तो ऑटो एडजस्टेड है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जितने का रियलाइज हो रहा है उतना दिखा देना है बस, और कुछ नहीं। डेटर से मिला 675 विद इंटरेस्ट एंड 3,000 रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट फ्रॉम द बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। 675 और 3,000, 675 और 3,000। तो मुझे नहीं पता डेटर कितने का था, बस मुझे इतना पता है डेटर से इतना मिल गया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला के जितना मिल गया उतना लिख दो। और ये जो पैसे मिले पिछले साल डूब गए थे, लेकिन जो पैसे लेके भागा था उसको होश आया, उसने बोला नहीं भाई पैसे लौटा दो। तो हमें बार बार बैंक लिखने की जरूरत नहीं है, बाई बैंक लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, एसेट्स रियलाइज ब्रैकेट लिख दो, और एक एक करके सारी चीजें नीचे लिखते चले जाओ, रेदर देन बाई बैंक बाई बैंक बाई बैंक बार बार लिख रहे हो, उससे बेहतर ये स्टेप है। ये वाला पॉइंट भी हो गया। जो भी असेट बिकेगा क्रेडिट साइड, लायबिलिटी पेमेंट होगी डेबिट साइड। दो बातें ध्यान रखनी है भाई, पैसा आएगा क्रेडिट, पैसा जाएगा डेबिट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आसान सा चैप्टर है। तो लैंड बिल्डिंग हो गया, डेटर हो गया। अगला एक अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट था, एसेट है, एसेट बिकेगा 75,000, यहाँ लिख दो 75,000, 75,000 अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स। भाई जो भी है रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्ड मुझे नहीं मतलब, पैसा आएगा तो क्रेडिट, पैसा जाएगा डेबिट, इतनी सी बात है। पैसा आएगा क्रेडिट, पैसा जाएगा डेबिट। विशाल ने मशीन ले ली फॉर कैश, अच्छा देखो विशाल ने मशीन ले ली तो कुछ बच्चे बाई विशाल लिख देंगे, सर आपने कहा था पार्टनर का नाम है तो पार्टनर का नाम लिखो, लेकिन फॉर कैश लिखा है तो भैया मैं उसमें कैश या बैंक के अंदर ही डालूंगा, कैश बैंक सेम चीज मानते हैं। और क्या चीज बिका है, मशीनरी। भाई अगर विशाल खुद लेता विशाल तो मैं बाई विशाल के नाम से लिखता, लेकिन वो ले रहा है और पैसे दे रहा है तो उसका नाम क्यों लिखे। अल्टीमेटली मैं किसी बाहर वाले को बेचूं, अगर मान लो मैंने अपने भाई को कोई सामान बेचा, उससे पैसे ले लिया, और बाहर वालों को पैसे ले रहा हूँ, क्या फर्क है, पैसे तो ले रहे हो ना दोनों से आप, तो कैश के नाम से आएगा, पार्टनर के नाम से नहीं आएगा। अगर ये फॉर कैश नहीं लिखा होता यहाँ पे तो मैं बाई विशाल लिखता, लेकिन इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई फॉर कैश, तो इसका मतलब वो पैसे दे के लिया है तो बाई कैश है, बैंक में आएगा। 50% ऑफ क्रेडिटर्स वर पेड 12,000 लेस इन फुल सेटलमेंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल अमाउंट। अब ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन। क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे पास, 5,37,000, 5,37,000 के क्रेडिटर्स हैं। तो अब दोनों को आधा आधा कर दो, ध्यान समझना, 5,37,000 का आधा कितना होगा, 2,68,500, 2,68,500। ध्यान रखना 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड 12,000 लेस इन फुल सेटलमेंट। तो ये जो आधे क्रेडिटर्स हैं उनको 12,000 कम दे दिया, ठीक है, तो माइनस कर दो 12,000, तो इनकी पेमेंट की गई 2,56,500, राइट। तो जो आधे क्रेडिटर्स थे उनको बुलाया और उनको 12,000 कम देके सेटल कर दिया, ठीक है भाई तुम अपने घर जाओ खुश हो जाओ, इतना कम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है जी कम दे दो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस बंद हो रहा है तो आधे की पेमेंट हो गई। एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स, जो रिमेनिंग बचे हुए आधे हैं, वर पेड फुल अमाउंट, इनको आपने पूरा ही पे कर दिया, मतलब 2,68,500। तो आप क्रेडिटर्स की पेमेंट किधर करोगे, क्रेडिटर्स की पेमेंट टू साइड करोगे, टू बैंक, लाइबिलिटी की पेमेंट इधर, जैसे एसेट रियलाइज है ना, इधर इधर लिखा आपने एसेट रियलाइज, इधर लायबिलिटी की पेमेंट होगी। तो सबसे पहले हाफ हाफ क्रेडिटर्स हैं, तो ये जो हाफ क्रेडिटर्स हैं, दो हाफ क्रेडिटर्स हो गया, पहले की पेमेंट हुई 2,56,500, 2,56,500, दूसरे की पेमेंट 2,68,500, 2,68,500। तो ये क्रेडिटर्स का पूरा हिसाब किताब हो गया। नेक्स्ट
बस, और कोई भी लाइन नहीं लिखी, क्वेश्चन खत्म। लेकिन हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी भूलने नहीं दूंगा, क्वेश्चन जब भी खत्म होगा तो आपको चेक करना है क्या ऐसी कोई लायबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो भैया प्यार से अपने आप उसकी पेमेंट कर देना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कोई एसेट तो नहीं है, टेंजिबल एसेट, नॉट इंटेंजिबल, टेंजिबल। लैंड बिल्डिंग हो चुका है, मशीन हो चुका है, डेटर हो चुका है, ठीक है, इवन कुछ नहीं था वो भी हो गया, तो सारे एसेट रियलाइज हो गए, सारे लायबिलिटी की पेमेंट हो गई, हमारा क्वेश्चन खत्म यहाँ पे। अब टोटलिंग करके आंसर निकाल दो। अब कैलकुलेशन काफ़ी सारी है, एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। 75,000, 8,40,000, 28,83,000, ठीक है। 28,83,000 इसकी टोटलिंग करते हैं, 2,56,500, 2,68,500 और 63, 5,88,000, ठीक है। तो ये साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड जो है 28,83,000 प्लस 6 लाख, ये आ गया 34,83,000, 34,83,000। मेजर क्वेश्चनों में ना आपको खाली यही कहता है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, बस इतना ही कहता है। तो इस हिसाब से तो हमारा आंसर आ गया 1,29,000। ये किस ना पेपर में ऐसे गोला मत लगाना, मैं तो आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अंकुश और विशाल। अंकुश और विशाल के कैपिटल अकाउंट बांट देंगे। रेशियो क्या है इसमें, 3:5, तो 8 से डिवाइड दे दो इंटू 3, यह आएगा 48,375 और ये आएगा 80,625, ठीक है, 3 और 5 में 80,625। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट। इसको लिखो, फिर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट देखो कैसे 2 मिनट का खेल है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, मेन काम ये है। ये हो गया तो समझो सब हो गया। अब कैपिटल अकाउंट में तुम्हें बस लेजर पोस्टिंग करनी है और कुछ नहीं। देखो रियलाइजेशन में क्या लिखा है आपने, टू बैंक 5,88,000, तो बैंक में लिखो बाय रियलाइजेशन 5,88,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,88,000। क्या लिखोगे, ये किसके लिए है, एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, ये 5,88,000 आ गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे रियलाइजेशन क्या लिखा है, टू अंकुर टू विशाल, तो अंकुर और विशाल में क्या लिखोगे, बाई रियलाइजेशन गेन, बाई रियलाइजेशन गेन। कितना कितना गेन है, 48,375, अकाउंट भी लिख सकते हो 48,375, और दूसरा कितना है 80,625, 80,625, ओके। ये हो गया गेन। हर चीज ट्रांसफर करनी है बस, और कुछ नहीं। तो ये भी ट्रांसफर कर दिया, ये भी ट्रांसफर कर दिया, बचा क्या फिर ये बाय बैंक। बाय बैंक रियलाइजेशन में लिखा है बाय बैंक, तो बैंक में टू रियलाइजेशन 28,83,000, 28,83,000 लिखो, 28,83,000, 28,83,000। ये होगा टू बैंक, और ये कैसे आया पैसे, असेट्स को रियलाइज से, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू रियलाइजेशन अकाउंट, कहाँ से आया फिगर, ये रियलाइजेशन अकाउंट से, एसेट्स रियलाइज, तो पैसा आएगा डेबिट, पैसा जाएगा। ये एसेट रियलाइज गलती से लिख दिया, इसको लिखो लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज पेड, ठीक है। ये आपने लाइबिलिटी की पेमेंट करी है, या आपने एसेट्स को बेचा, हर चीज आपने ट्रांसफर कर दी। दो ही बातें, या तो वो पार्टनर में जाएगा या तो बैंक में जाएगा, और तो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। रियलाइजेशन में टू पार्टनर, तो पार्टनर में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक, तो बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर लिखते टू रियलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे आंसर कैसे हमारा मैच होगा। आप अंकुर और तो कुछ आएगा नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, खत्म हो गया क्वेश्चन। 9,48,375, तो क्या 9,48,375, ठीक है। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा इसका, इसीलिए टीचर देता ही नहीं है ये, उसको पता है बच्चा तो कर ही लेगा। ये जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किस नाम से आएगा, टू बैंक अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है। अंकुश में टू बैंक, तो बैंक में क्या लिख दोगे, बाई अंकुश कैपिटल अकाउंट 9,48,375। इसकी टोटलिंग करो,
15 लाख, 15,80,625, 15,80,625, 15,80,625। विशाल में टू बैंक, तो बैंक में लिखो बाई विशाल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है, दोनों पार्टनर इतने इतने रुपए घर लेके जाएंगे। 15,80,625, 15,80,625 और ये 588, तो इसकी टोटलिंग 31,17,000 इसकी टोटलिंग हुई। इसकी टोटलिंग देखते हैं, 2,34,000 और 28 लाख, ये हो गया टोटलिंग 31,17,000। देखो दोनों साइड बिल्कुल मैच हो गया, यानी जी इतना पैसा हमारा पूरा टैली हो गया कि था हमारे पास 234, एसेट बेच के आया 28 लाख रुपीस, लायबिलिटी पे करी 588 और बाकी जो दो अमाउंट है वो हमने पार्टनर को पे करा। हमारा कैश और बैंक अकाउंट बिल्कुल मैच हो गया, यानी हिसाब किताब पक्का है, कहीं भी किसी एक भी रुपए की धांधलेबाजी यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे लिख लो, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखो सारे बच्चे फटाफट इसको। आई होप आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पेपर में ज्यादातर चांस यही होता है कि आपको खाली रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जाए या जर्नल एंट्री पूछा जाए। जर्नल एंट्री 60% चांस है, रियलाइजेशन अकाउंट 40% चांस है। बट आते हैं क्वेश्चंस। अभी जो क्वेश्चन है, सूर्या और सत्या रेशियो है 4:1 यानी 4/5 और 1/5। 31 मार्च को इनकी बैलेंस शीट है, उसमें क्रेडिटर्स है, ये फिक्स मेथड का है तो करंट अकाउंट भी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी है, क्रेडिटर्स है, गुडविल भी है। लेकिन गुडविल बढ़ता नहीं, इस चैप्टर में गुडविल को बेचा जाता है, बाकी एसेट को बेचा जाता है, गुडविल को बेचा जाता है। और आपको बोला क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। सारे बच्चे ध्यान से समझना, अगर आपको ये बोला गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ तो आपने सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है रियलाइजेशन का। देखो जैसे मैंने पहले बताया ना, बिल्कुल उसी तरीके से बता रहा हूं, फॉर्मेट बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट का। सबसे पहला काम रियलाइजेशन का फॉर्मेट। अब दूसरा काम बैलेंस शीट को खाली करना है। हर क्वेश्चन में शुरू से लेकर एंड तक चैप्टर में मैं चीजें सेम रखूंगा। पहला काम आपने क्या किया, फॉर्मेट बनाया, फिर आपने बैलेंस शीट को खाली करना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करने के लिए देखो, ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, ये सब कैपिटल अकाउंट में जाता है। हमें बनाना रियलाइजेशन अकाउंट है। बैंक बैंक में जाता है, हमें बनाना रियलाइजेशन अकाउंट है। करंट अकाउंट अकाउंट में जाएगा, हमें बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी सारी चीजें ठीक है, हम इनको भेजते हैं रियलाइजेशन में, ये सारी चीजें इधर भेजेंगे, ये सारी चीजें इधर भेजेंगे। एक बात और बता देता हूं आपको मैं, अगर आपको डेटर्स के आगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे रखा होता तो डेटर्स को हम भेजते रियलाइजेशन में डेबिट साइड पूरा का पूरा, जो भी यहाँ है, मान लो 70 है, 10 है, ऐसे 60 है, 70,000 पूरा भेजते रियलाइजेशन में डेबिट साइड, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएगा, और कुछ नहीं। IFR होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएगा। सिर्फ ट्रांसफर करना है। कुछ बच्चे 60 सीधे दिखा देते हैं डेबिट में, जो गलत है, नंबर कट जाएंगे। डेटर पूरा दिखाओ डेबिट साइड और प्रोविजन को क्रेडिट साइड दिखाओ, अपोजिट साइड, नेट इफेक्ट वही आएगा, बात बराबर है। अब यहाँ एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, तो मैं क्या ही लिखूं, बाई सन्ड्री लायबिलिटी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो एक ही लायबिलिटी अगर है, बाई क्रेडिटर्स। बाई हेडिंग तब बनाते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। कितने क्रेडिटर्स हैं, 45,000 की क्रेडिटर्स है, बाई क्रेडिटर्स 45,000। अब इधर लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, खाली करना है ना बैलेंस शीट को, टू सन्ड्री एसेट्स, एक एक करके चीजों को लिखते चले जाओ। डेटर स्टॉक गुडविल फर्नीचर मशीनरी, डेटर्स स्टॉक, डेटर्स स्टॉक गुडविल फर्नीचर मशीनरी। ठीक है, तो डेटर्स कितने के हैं, 60, 85, 60, 60, 85, 60, 1,70,000, 60, 85, 60, 1,70,000, 60, 85, 60, 1,70,000। ठीक है, तो अब जरा इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। 60,000, 85,000, 60,000, 1,00,000 और 70, 3,75,000 के एसेट्स हो गई, लायबिलिटी 45,000 के। ये हमने बैलेंस शीट पूरी खाली कर दी।
बैलेंस शीट हमारा एंड हो गया, बैलेंस शीट हमने पूरी खाली कर दी। अब हमें क्या करना है, एडिशनल पॉइंट पढ़ना है। एसेट्स को इधर बेचेंगे, लायबिलिटी की पेमेंट इधर करेंगे, बस इतनी सी बात है। एसेट यहाँ पे होगा, लायबिलिटी यहाँ पे। हर क्वेश्चन में पैटर्न सेम रहेगा, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, मेरा हर क्वेश्चन उसी पैटर्न से बनेगा। सूर्या ने 40% स्टॉक ले लिया, 10% लेस देन बुक वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, स्टॉक है कितने का, 85,000, और किसने ले लिया, सूर्या ने। तो लिखो बाई सूर्या कैपिटल अकाउंट, ठीक है, स्टॉक 40%। तो मुझे बताओ 85,000 के टोटल स्टॉक है आपके पास, सूर्या ने सारा नहीं लिया, सिर्फ 40% स्टॉक लिया है। कितना, 40% स्टॉक, ठीक है। सूर्या टुक 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अब इसका 10% लेस कर दो, तो 34,000 माइनस 10% लेस 30,600। सूर्या ने 40% स्टॉक लिया है जो कि है 34,000 का, और 10% लेस में लिया है 34,000 माइनस 10% 3400। लिया कितने में है, 30,600 रुपए में सूर्या ने जो है वो स्टॉक को ले लिया, ठीक है। अगला पॉइंट, फर्नीचर रिलाइज 80,000। अब यहां किसी का नाम नहीं लिखा है तो बाई बैंक करके लिख दो फर्नीचर, ठीक है, 80,000। फर्नीचर रिलाइज कितना आ गया आपका, 80,000। फर्नीचर रिलाइज 80,000। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर सोल्ड फॉर 20। देखो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो पैसे आने से मतलब है। आप भी रियलाइजेशन में यही ध्यान रखना, बिजनेस बंद हो रहा है, फायदा, आप यहां लिख दो पैसा आ गया, चाहे वो एसेट इधर हो ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, डेटर्स रिलाइज 55,000। कितना सिंपल है, ऐसे ही लिखा जाता है बस, या तो एसेट बिकेगा या लायबिलिटी की पेमेंट होगी। अब डेटर्स थे कितने के, मुझे उससे मतलब नहीं कि इतने का था जी इतने का, हमें तो भैया जितना पैसा आ रहा है उतना लिखना है। एक आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर था 19,000 का, वो पे करना है। टू बैंक आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर। एक आपने रिपेयर कराया था, 19,000 का रिपेयर का खर्चा हुआ था, लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी थी, तो टू बैंक करके उसकी पेमेंट कर दो। हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन का दी एंड। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है, मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में बोलूंगा, जब क्वेश्चन खत्म हो जाए चेक करना कि सारे एसेट के बारे में क्वेश्चन ने कह दिया, सारी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन ने कह दिया, तो सारी टेंजिबल एसेट के बारे में देखते हैं क्वेश्चन ने कहा कि नहीं कहा। स्टॉक के बारे में कहा है, स्टॉक के बारे में तो कुछ कहा था, स्टॉक के बारे में शायद, हाँ ये रहा स्टॉक, लेकिन स्टॉक सिर्फ 40% कहा था, बाकी जो 60% स्टॉक है उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो उसकी पेमेंट आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी। 85,000 का स्टॉक था, 60% स्टॉक के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो भैया अपने आप उसकी पेमेंट कर दो, मतलब पैसे रियलाइज कर लो कि स्टॉक से तो पैसा आ गया। डेटर से हो चुका है। गुडविल इंटेंजिबल है, इसको रियलाइज नहीं करना, इंटेंजिबल को नहीं करना होता है। फर्नीचर 1 लाख का था, मशीनरी 70,000 का था। मशीनरी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा है क्या, मशीनरी के बारे में कुछ नहीं कहा। 40 स्टॉक के बारे में कहा है, फर्नीचर के बारे में कहा, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर के बारे में कहा है, डेटर लाइज के बारे में कहा है, मशीनरी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मशीनरी भी आपको अपने आप बेच देनी है। यही चीज आपको लास्ट में ध्यान रखनी है, जो शायद बच्चे भूल जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। अनरिकॉर्ड, अगर किसी एसेट के बारे में, और वो एसेट टेंजिबल है, तो किसी टेंजिबल एसेट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो उसको उसकी बुक वैल्यू से रियलाइज कर दो। और अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, जैसे क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा, तो क्रेडिटर्स की पेमेंट खुद कर दो। तो कितने क्रेडिटर्स हैं, 45,000 के, ठीक है। ये है, खत्म हो गया क्वेश्चन, सारी लायबिलिटी का हिसाब किताब हो गया। अब लायबिलिटीज पेड, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, खत्म। अब टोटलिंग करो, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो निकाल लो। पहले आप इसकी टोटलिंग कर लो, 45,000 प्लस 19,000 64,000, 64,000, और इसकी टोटलिंग है 80 प्लस 20 1,00,000, 55,000, 51,000 और 70,000, इट्स 2,76,000। 276 प्लस 30,600 प्लस 45, ये आ गया 3,51,600। 351,600, 351,600, 351,600, 351,600, 87,400 का लॉस हो गया। 4,39,000, 87,400। तो आपका जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 87,400 का, और ये जो लॉस है ये आप लिखोगे बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू
कैपिटल। अच्छा ये फिक्स मेथड है तो करंट लिखना, ठीक है, करंट अकाउंट ऑफ। तो फिक्स मेथड में सारी चीजें करंट में जाती हैं, ये फिक्स मेथड तभी तो करंट करंट लिखा हुआ ना, पार्टनर का बैलेंस दिया हुआ है करंट का। तो रेशियो क्या है 4:1, तो इसको 5 से डिवाइड दे दो, 87,400 को 5 से डिवाइड दो। और कौन कौन पार्टनर्स है इस क्वेश्चन में, सूर्या और सत्या, सूर्या और सत्या। 17480, रेशियो कितना है 4:1 है, ठीक है, तो इसका आएगा 17480 और इसका आएगा 69920। तो ये हो गया मैच, 87,400 था, 69920 और 17480, ये हो गया आपका पूरा का पूरा बिल्कुल मैच, ठीक है। ये खाली रिलेशन मांगा था, हमने बनाकर यहाँ पे दिखा दिया, वीडियो पॉज करके लिख लो और कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया दी एंड। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, आई होप आपको अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ चुका था कल। आज आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लिया और क्वेश्चंस आपने बना लिए। अगली क्लास में लोन अकाउंट के बारे में सिखाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के और बढ़ा के क्वेश्चन लूंगा देन, और फिर हम जो है उसकी प्रैक्टिस करके फिर हम चलेंगे जनरल एंट्रीज के ऊपर। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, सीखने को मिला तो लाइक करना, अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है तो दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करवाओ और खुद भी करो, आपको टिल एग्जाम तक सारा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।